मेहरगढ़ नामक किसी राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। चंद्रसेन स्वभाव से बहुत ही अहंकारी और निर्दयी राजा था। उसे अपनी प्रजा की भलाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपना खजाना भरने से मतलब था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी राजा ऐसे अहंकारी व्यक्ति को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। यहां तक कि आसपास के कई राजा भी उसे अपने किसी भी आयोजन में आमंत्रित नहीं करते थे। जहां तक किसी राजकुमारी के स्वयंवर की बात थी, तब तो राजा चंद्रसेन को बिल्कुल भी बुलाया ही नहीं जाता था। राजा चंद्रसेन का एक मंत्री था जिसका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार था। मंत्री की पत्नी, जो कि एक बहुत ही दयालु स्त्री थी, अक्सर अपने पति को समझाती, आप महाराज को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वे हमारी प्रजा के साथ अन्याय न करें। आम प्रजा को परेशान करने से उनके दिल से बद्दुआ निकलती है, जो राज्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। मंत्री बोला, भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी हैसियत राजा के सामने एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने भी राजा के सामने सच कह दिया तो वह मुझे मंत्री के पद से हटा देगा और मेरी छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दे सकता है। इसलिए इस घमंडी राजा की हां में हां मिलाना ही समझदारी है। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंत्री ने कहा, भाग्यवान, भैंस के सामने कितना भी मधुर संगीत बजाया जाए, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तुम क्यों अपनी अच्छी भली जिंदगी को तबाह करने की सलाह दे रही हो। मंत्री की पत्नी बोली, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस प्रजा की भलाई की बात कर रही थी, क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। लेकिन जब अपनी लाठी अपने ही सिर पर पड़नी है तो फिर रहने दीजिए। राजा चंद्रसेन, जो घमंडी होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर भी था, उसके अंदर दया नाम की कोई भावना नहीं थी। वह अपनी प्रजा से दुगना लगान वसूलता था। अगर कोई भी व्यक्ति लगान देने से मना करता तो राजा उसके घर से सारा धन उठवा लेता था। मंत्री की मजबूरी थी कि उसे राजा के आदेशों का पालन करना पड़ता, लेकिन अब उसकी भी आदत बन गई थी। वह भी राजा की तरह ही व्यवहार करने लगा था और किसी पर दया नहीं दिखाता था। अगले साल मेहरगढ़ में भयंकर बारिश हुई और किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इसलिए अब प्रजा के पास कुछ भी नहीं बचा जिससे वे लगान के रूप में राजा को कुछ दे पाते। जब मंत्री प्रजा से लगान वसूलने गया तो लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। अब तो किसी के घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। हर कोई भूख से व्याकुल था। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा की सहायता करे। जब सभी लोगों ने यही बात कही तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा, महाराज, इस साल भयंकर बारिश की वजह से सभी लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा तो वे भला लगान कैसे भरेंगे। इसलिए महाराज, ऐसे समय में लोगों की सहायता करनी चाहिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक राजा हूं। मैं भला प्रजा की सहायता कैसे कर सकता हूं? राजा का काम तो प्रजा से कर वसूलना होता है, और फिर राज्य में बारिश मैंने तो नहीं करवाई। यह तो बादलों का काम है। अगर प्रकृति के कारण किसानों को कोई कष्ट हुआ है तो भला राजा उसके लिए जिम्मेदार कैसे हुआ? सभी लोगों को हर हाल में कर चुकाना होगा। और राजा ने चेतावनी दी कि अगर तुमने दयावान बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें राज दरबार से निकाल दूंगा। मंत्री बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो लोगों की खाल खींचकर भी उनसे लगान वसूल करूंगा। अब क्योंकि मंत्री को अपनी नौकरी प्यारी थी, उसने नगर में यह ऐलान करवा दिया कि चाहे जैसे भी हो, मेहनत करो, मजदूरी करो या दूसरे राज्यों में जाकर चोरी करो, परंतु राजा का कर तो अवश्य ही भरना पड़ेगा। सभी लोगों को 1 महीने का समय दिया गया, और यदि उसके बाद भी लगान जमा नहीं करवाया गया तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। मंत्री ने यह ऐलान तो करवा दिया था, लेकिन उसे मालूम था कि प्रजा के लोग यह कर नहीं दे पाएंगे। परेशान होकर वह अपनी पत्नी के पास गया। मंत्री ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, भाग्यवान, आज तो बड़ी मुश्किल से मेरा मंत्री पद जाते जाते बचा है। राजा अब प्रजा की खाल से भी लगान वसूलना चाहता है। मुझे मालूम है कि प्रजा कर नहीं दे सकती, फिर भी मैंने यह ऐलान करवा दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर लगान जमा करवाना होगा। अब अगर प्रजा के लोगों ने कर नहीं दिया तो राजा पक्का ही मुझे राज दरबार से निकाल देगा। बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मूर्ख और घमंडी राजा से कैसे निपटूं और उसे कैसे समझाऊं कि प्रजा दुखी है और लगान नहीं दे सकती। तुम ही मुझे इस मामले में कोई सलाह दो। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने एक बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि राजा इतना पागलपन क्यों कर रहा है। क्योंकि राजा की कोई रानी नहीं है और न ही उसका कोई परिवार है। जिस व्यक्ति का परिवार होता है उसके मन में प्रेम और दया की भावना होती है। मेरी मानिए तो आप राजा की शादी करवा दीजिए। जब उसका घर बस जाएगा, पत्नी आ जाएगी, तो वह अपने प्रेम और व्यवहार से राजा का दिल जीत लेगी और यह घमंडी राजा भी हमेशा के लिए सुधर जाएगा। मंत्री ने कहा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि भला ऐसे मूर्ख और घमंडी राजा को कौन सा दूसरा राजा अपनी बेटी देगा। हमारे राजा को तो किसी राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा राजा बिल्कुल पागल है। पत्नी ने कहा, हमारे राजा का विवाह किसी राजकुमारी से करवाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मानिए तो हमारी प्रजा में से ही किसी लड़की को राजकुमारी बनाकर राजा के सामने पेश कर दीजिए। आप ही ऐसी किसी योग्य लड़की की तलाश कीजिए जो राजकुमारी बनने को तैयार हो। फिर आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वह रानी बनकर आपके ही पक्ष में काम करेगी। मंत्री को अपनी पत्नी की यह बात जच गई। वह बोला, भाग्यवान, सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत तेज दिमाग है। मैं कल ही किसी ऐसी लड़की की खोज करता हूं जो राजकुमारी बनने के लायक हो। अगर वह राजकुमारियों जैसे कपड़े पहने तो कोई यह न कह सके कि वह राजकुमारी नहीं है। पहनावे के साथ साथ उसके हाव भाव भी राजकुमारियों जैसे होने चाहिए, और इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 सप्ताह के अंदर ही उस लड़की को रानियों के सारे गुण सिखा दूंगी। उसी शाम मंत्री प्रजा के लोगों के बीच गया और उसने कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर आप लोग इसी तरह डरते रहे तो राजा हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग राज दरबार की सत्ता में भागीदार बन जाओ। लोगों ने कहा, मंत्री जी, हम भला राज दरबार में भागीदार कैसे बन सकते हैं। मंत्री बोला, राजा के पास कोई रानी नहीं है। अगर आप लोगों में से ही किसी की बेटी राजा की रानी बन जाए तो फिर आप लोगों की पकड़ राज दरबार तक हो जाएगी। रानी अगर प्रजा के बीच से होगी तो वह कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं होने देगी। वह हमेशा प्रजा की भलाई की ही बात करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ही बीच से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर लें जो राजकुमारी बनने के योग्य हो। रही बात उस लड़की को राजकुमारी जैसा बनाने की, तो वह काम आप लोग मेरी पत्नी पर छोड़ दीजिए। आपके पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में आप किसी राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की को मेरे सामने लेकर आइए। राजकुमारी बनने के लिए कई लड़कियां तैयार हो गईं। मंत्री ने उनमें से एक लड़की को चुन लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को पहले तो राजकुमारियों जैसे वस्त्र पहनाए, फिर उसे राजकुमारियों जैसा रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीके सिखाए, फिर उसे राजकुमारियों की तरह बात करने का तरीका समझाया। इस पूरी प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। उस लड़की का नाम रत्ना था, लेकिन मंत्री ने उसका नाम बदलकर राजकुमारी देविका रख दिया। अब वह राजा के दरबार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तब मंत्री ने उसे समझाया, राजा के सामने मैं कहूंगा कि तुम मुझे जंगल में मिली हो, लेकिन राज दरबार में किसी के भी सामने मेरे बारे में जिक्र मत करना। जब राजा तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे तो अपना नाम राजकुमारी देविका बताना, भूलकर भी अपना असली नाम रत्ना मत बताना। यदि राजा पूछे कि तुम किस राज्य की राजकुमारी हो, तो कहना कि तुम 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी देविका हो। अगर राजा यह पूछे कि तुम इतनी दूर से यहां कैसे आ गई, तो बताना कि तुम्हारे पिता के पास तेज गति से चलने वाले कई समुद्री जहाज हैं। तुमने उनमें से एक जहाज पर बैठकर समुद्र की सैर करने का फैसला किया था, लेकिन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुम बहकर इस राज्य में पहुंच गई। राजा से कहना कि वह तुम्हें या तो तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दे या फिर तुमसे विवाह कर ले। बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। मंत्री राजकुमारी को लेकर राजा के दरबार में आ गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजाया था। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। राजा ने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी थी। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, यह राजकुमारी कौन है और आपके साथ कैसे आई। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज,
यह लड़की एक राजकुमारी है। यह मुझे हमारे राज्य के पश्चिमी दिशा के जंगलों में मिली। यह अकेली और बहुत ही परेशान थी, इसलिए मैं इसे दरबार में आपके पास लेकर आया हूं ताकि आप इसकी कुछ सहायता कर सकें। राजा ने पूछा, यह किस राज्य की राजकुमारी है और इसके पिता कौन हैं? अब राजकुमारी बनी लड़की ने कहा, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी देविका है। मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूं। इसके बाद राजकुमारी ने वही सब बातें कहीं जो योजना के अनुसार मंत्री ने उसे समझाई थीं। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप या तो मुझे मेरे माता पिता के पास भिजवा दीजिए या फिर मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप बताइए कि हम इस राजकुमारी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? मंत्री बोला, महाराज, इस राजकुमारी को इसके राज्य तक पहुंचाना तो संभव नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इस राजकुमारी से विवाह कर लें। यह सूरत और सीरत दोनों में ही अत्यंत गुणवान है, और फिर हमारे महल में भी रानी नहीं है। रानी के बिना यह महल सूना पड़ा है। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मुझे भी एक रानी की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं राजकुमारी देविका से विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप अभी जाकर पंडित जी को बुलाकर लाइए। यह शुभ कार्य अभी और इसी समय होना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, पंडित को बुलाने की क्या आवश्यकता है? राजगुरु तो दरबार में आने ही वाले हैं। वे ही इस शुभ कार्य को संपन्न करवा देंगे। उसके बाद आप अपनी इच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर यदि महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरा कर दीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अवश्य मंत्री जी, हम अपनी रानी की हर इच्छा विवाह के इस अवसर पर पूरी करेंगे। रानी के मन में जो कुछ भी होगा वह मुझसे मांग सकती है। जैसे ही राजगुरु दरबार में आए, राजा ने उनसे कहा कि वह इसी समय राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। राजगुरु ने कहा, राजन, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर उसी समय राजा का विवाह संपन्न हो गया। अब मंत्री ने कहा, महाराज, अब रानी के हाथों से कुछ दान पुण्य भी करवा दीजिए। यदि महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे पूरा कर दीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि हमारी रानी की कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब मंत्री ने रानी से कहा, महारानी जी, अब तो आप इस राज्य की महारानी बन गई हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो आप महाराज से मांग सकती हैं। राजकुमारी बोली, महाराज, मेरे मन में हमेशा से यही इच्छा रही है कि जब भी मेरा विवाह होगा तो मैं अपनी प्रजा का कर 5 साल के लिए माफ कर दूंगी। राजा चौंक कर बोला, महारानी, आप यह क्या कह रही हैं? हम अपनी प्रजा को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? इस तरह से तो प्रजा के लोग आलसी हो जाएंगे। यदि आप 1 साल के लिए कर माफ करने को कहती तो मैं तैयार था। रानी मुस्कुराकर कहने लगी, महाराज, अब तक मेरी 5 बहनों का विवाह हो चुका है और वे जिस भी राज्य में ब्याही गई हैं वहां के राजाओं ने अपनी मर्जी से रानी की बात मानी है। आपको यदि नहीं माननी तो कोई बात नहीं। यह तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और आप जैसे कंजूस राजा से मेरा विवाह हो गया। राजा तुरंत बोला, नहीं नहीं रानी, आप निराश न हों। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगले 5 साल तक प्रजा से कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप प्रजा में यह ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाएगा। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और मंत्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो गई थी। लेकिन यह चाल किसी बुरे उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि प्रजा की भलाई के लिए थी। अब तो राजा भी बहुत खुश था। वह कई वर्षों से विवाह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था और अब उसका विवाह स्वयं ही हो गया, वह भी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ। वह घमंडी राजा अब रानी के प्रेम में पूरी तरह खो गया था। उसे पहली बार पता चला कि प्रेम ही सबसे मधुर अनुभूति है। इधर मंत्री ने पूरे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि राजा ने अपने विवाह की खुशी में रानी की बात मानकर 5 वर्षों के लिए प्रजा का कर माफ कर दिया है। लेकिन अब एक समस्या थी।
राज्य चलाने के लिए धन कहां से आएगा? यही चिंता राजा चंद्रसेन को सताने लगी। उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया। हम अपने खजाने में हुए इस घाटे को कैसे पूरा करें? मंत्री बोला, महाराज, निराश होने की कोई बात नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में फल और लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में कोई भी जंगल नहीं है।